एपिसोड 60। अगली शाम को मीर करीम बख्श अपनी कार में बैठकर उसके झोपड़े जैसे घर की दहलीज पर पहुंच गया। वो दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मीर साहब ने कार से उतरकर उसे बाजू से पकड़ा और एक तरफ दरख्तों तले ले गया। देख गामन, तेरी किस्मत जाग गई कि मीर ज्यादा तेरे बूहे पर चलकर आ गया है। मीर साहब को देखकर गामन के मुंह से अदब के मारे बात नहीं निकल रही थी। मैं जानता हूँ कि किसी की धी बहन की बात करना हम मीरजादों की शान के खिलाफ है। हम हर एक को अपनी बहू बेटी समझते हैं, मगर बाज औकात सच बोलना मजबूरी बन जाती है। तू मेरी बात समझ रहा है ना? उसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। वह बादा देर हो जाए और मीर साहब का पारा चढ़ जाए। उसने सुन रखा था कि मीर करीम बख्श गुस्से का बड़ा तेज था। मीर साहब ने अपने मखसूस रोबदार अंदाज में चंद बातें करने के बाद अपना मुद्दा बयान किया। मुझे पता चला है कि तेरे घर में एक हराम की फोए पहुंच गई है, सरदार रबनवास की बहन, जिसे उसने बिन ब्याहे घर में बूढ़ा कर दिया कि बच्ची दरिया में बहती हुई तेरे हाथ लग गई है। सरदार की बहन बड़ी खूबसूरत है, जाहिर है उसकी बच्ची भी चांद का टुकड़ा होगी, है ना? मीर साहब, वो मेरी बेटी है, मैं कसम। मीरजादा ने गामन के बाजू की मछली में अपनी उंगलियां पेवस करने की कोशिश की। सुन रहे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो तेरी बच्ची नहीं है। सकीना और सरदार के छोटे साले के गुनाहों की शामत है। मैं तुझे यही बताने के लिए आया हूँ। जी साईं, मेरी समझ में ये गल नहीं आती, मगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। उसने अपने लंबे कोट के अंदरूनी जेब से चंद बड़े नोट निकाले, उसके सर्द और मफलूज हाथ पे रखे। बस बाबा, ये नोट तेरे हुए, फिक्र ना कर, और भी दूंगा। मामूली सा काम है। तुझसे कोई पूछे तो बोल देना कि ये सकीना और मुराद खान की फिल्म का ड्रॉप सीन है, ठीक है ना? उसने चाहा कि वह नोट वापस कर दे, मगर जरूरत ना हुई। थूक निकलकर डबडबाई हुई आंखों से मीर साहब को देखा। खामोशी को इकरार जानकर मीर करीम बख्श ने उसका कंधा थपथपाया। अमन, आज से तू मेरा यार हुआ, और तुझे कोई भी जरूरत पड़े किसी पंछी के हाथ पैगाम भेज देना, जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बेगैरत सरदार अबनवास या मुराद खान से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें मैं संभाल लूंगा, वो तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, समझ गया? सरदार के बाद मीर करीम बख्श भी उसकी गुर्बत के हाथ पर खिदमत का एवजाना रखकर चला गया, तो वो झुके हुए कंधों के साथ अपनी बीवी के पास चूल्हे के पास आन बैठा। क्या कहा मीर साहब ने? मीर साहब भी वही सौदा मांगता है जो सरदार साहब मांगता है। ये लो। उसने मुट्ठी में दबे नोट उसकी जानिब उछाले। वो कांपते हाथों से चलने लगी। कामन, हम इस मनहूस मारी की वजह से मुसीबत में पड़ गए। बड़े बैलों की लड़ाई में आन कूदे। मेरी मान तो इससे दामन छुड़ा लो, वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। वो मुतरद्दिद अंदाज में बोला। ताजा, ये मुद्दा हमारे गले पड़ चुका है। चूक कैसे छूटे? इसे दरिया में फेंक भी आऊं तो क्या होगा? सरदार साहब अपनी बात मनवाने के लिए मामू को भेजता रहेगा। मीर साहब अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरपरान धमकेगा। ये रहे या ना रहे, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। वो तो इसके नाम पर दूसरों की पगड़ियां उछालना चाहते हैं। ताजा का मुंह खुल गया। समझ में आ गया था कि अब चंदू माही के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों बड़े उस गलाजत की पोट को एक दूसरे के आंगन में फेंकना चाहते थे, अपनी दुश्मनी को तस्कीन देना चाहते थे। तो फिर अब की होगा? दामन के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। वो रोटी के निवाले चबाते हुए चंदू माही के बारे में सोच रहा था। जानता था कि उसके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज ना सिर्फ किसी एक खानदान पर कयामत बनकर टूटेगा, बल्कि उसके खानदान की तबाही का नोहा भी सुनाएगा। दोनों बड़े खानदान थे, मारा मारी करना खूब जानते थे। कई सालों से दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे चले आ रहे थे। 5 खून पीकर भी दुश्मनी के उस देव की प्यास नहीं बुझी थी। ऐसे में अगर वो किसी एक के माथे पर कलंक का दाग सजाता, दूसरे के घर जश्न बपा हो जाता, और स्या माथे वाला रात होने से कबल उस पर गैजनाक बैल की तरह टकराता हुआ चढ़ दौड़ता, चुटकी बजाने किसी देर में उसके छोटे से खानदान को खून में नहला देता। सरदार अब नवाज और मीर करीम बख्श के खानदान जद्दी पुश्ती जागीरदार थे। उनकी औरतें गोरी चट्टी और हाथ लगाने से मैला होने वाला हुस्न रखती थी। चंदुमाही का रंग भी कच्ची लस्सी की तरह सफेद था, जबकि नक्कूश बचपने की धुंध में लिपटे हुए थे। कामन ने सरदार अबनवास की बिन ब्याही बहन सकीना को नाम मीर करीम बख्श जाम की बेटी रजिया को देख रखा था, मगर उसे यकीन की हद तक अंदाजा था कि दोनों एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत होंगी। उसके लबों पर कोई भी नाम आता, देखने वालों ने चंदुमाही के पोपले चेहरे पर उसी के नक्कूश सजाकर देख लेने थे।
اس نے اپنے ایک مچھیرے یار کو ہمراز بنایا، اس پر اپنی پریشانی عیاں کرتے ہوئے مشورہ چاہا۔ وہ گامن کی طرح غریب تھا، اپنی اوقات دیکھ کر چلتا تھا۔ اس نے فلفور اسے مشورہ دیا، "او یار گامن، میری ماننا تو اسے دریا میں بہا دے، نہ رہے گا باس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ نہیں یار شدیا، پہلی گل تو یہ کہ وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے سردارہ کے بعد مولا سائی نے اسے میری بیٹی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ دوجی گل یہ کہ اگر میں چندو مائی کو دریا میں پھینک دوں یا کسی بھی طریقے سے اوجھل کر دوں تب بھی اس معاملے پہ مٹی نہیں پڑے گی۔ دونوں پارٹیوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو اس کا تعلق اپنے دشمن سے جوڑ کر اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے یار کو پریشان دیکھ کر شیدہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر بیٹ سے نکل جا، اگر تو چندو مائی سے اتنا ہی پیار کرنے لگا ہے تو اسے اتنی دور لے جا کہ بدنامی کی چھاپ اور ان فرعونوں کی طاقت اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ مگر کہاں؟ میں نے تو آج تک شجاع آباد اور کبیر والا کے سوا کوئی شہر بھی نہیں دیکھا، اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ تازہ مزدوری کرتا ہوں اور شام کو کھا پی کر ہاتھ جھاڑ لیتا ہوں۔ بھئی میرا تو یہی مشورہ ہے، رہی بات پیسوں کی تو 10,000 تجھے سردار نے بھیجے تھے، 2,000 میر کریم بخش نے دیے، وہ 12,000 کو تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ ملتان چلا جا، ہٹ پیر سلامت ہے، 2 ویلے کی روٹی تو کمائی لے گا۔ نہیں شدیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، وہ تو کوئی اور ترکیب سوچ، ایسی کہ دونوں شیشناک مر جائیں اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ دیکھ بھائی، اگر تو نے یہاں ہی رہنا ہے نا تو پھر اسے اپنی بہن کے پاس چھوڑا، جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مر کھپ گئی ہے تو اسے بھول جائیں گے۔ گامن کی بہن کا بیاہ کبیر والا میں ہوا تھا۔ گامن نے شیدے کی بات مانتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور چندو ماہی کو اپنی بہن کے پاس چھوڑایا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ چندو کو ماں کا دودھ نصیب ہو گیا، کیونکہ گامن کی بہن کے ہاں 2 ماہ پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ اس کے سورج پہ رچ گئی، جلدی سے اٹھا کر گود میں ڈالا، قمیض کا پلو اٹھایا اور اس کا ننھا سا سر اپنی چھاتی میں چھپا لیا۔ پھر بے فکری سے بولی، چل بھائی، تیرا کام تو ہو گیا، پر دیکھنا تو زیادہ دیر صبر نہیں کر سکے گا، اسے لینے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ چندو کو کبیر والا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ شیدے نے اسے ایک بات اور بھی رازدارانہ انداز میں سمجھائی تھی۔ اس پر عمل کرتے ہوئے تاجا اور گامن نے ایک رات رونا چیخنا شروع کر دیا۔ چند قریبی مرد و زن واویلا سن کر دوڑے آئے۔ اس وقت گامن ہاتھوں میں ننھی سی سفید گٹری اٹھائے گھر سے نکلا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی چندو ماہی تیز بخار میں مر گئی ہے۔ لوگوں نے دیکھنا چاہا تو اس نے دیوانگی آمیز انداز میں چیخنا چنگھاڑنا شروع کر دیا کہ اس کی چندو ماہی کو کوئی نہ دیکھے۔ اس نے دھمکی بھی دی کہ جس نے چندو کا پردہ اتارا وہ اسے مار دے گا۔ دیکھنے والوں نے اس کی حد سے بڑھی ہوئی دیوانگی کو بڑی آزردگی اور ہمدردی سے قبول کر لیا اور دیکھنے پر اصرار کرنے کے بجائے قبرستان لے گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد گامن نے اپنے ہاتھوں چندو ماہی کو قبر میں دفن کر دیا۔ مٹی کی اس ڈھیری پر بیٹھ کر بین کرنے لگا۔ لوگوں نے دلاسا دیا، سمجھایا بجھایا، مگر اس کی آشفتگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ رات بھر قبر پر بیٹھا رہا۔ لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو تاجا اور اس کی کمسن بیٹی سردارہ کو گامن کے پاس چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تاجا نے ارد گرد دیکھ کر کان میں کہا، فے گامن، کیا تو ساری رات یہیں بیٹھا رہے گا؟ ہاں تاجا، تو سردارہ کو لے کر گھر چلی جا، سو جا، صبح اٹھ کر مجھے 2 چپاتیاں اور اچار دے جانا، آس پاس والوں کو کہہ دینا کہ گامن کا دماغ الٹ گیا ہے۔ شیدے کی معاونت سے یہ ڈرامہ کوئی 1.5 مہینہ چلا۔ سردار اب نواز کا خاص کارندہ ماموں اور میر کریم بخش اس سے ملنے کے لیے کئی بار آئے۔ گامن ان کی باتیں سن کر دیوانہ وار اٹھتا، بلند آواز میں گالیاں دے کر ہنستا اور مٹی کے دھیلے اٹھا کے مارتا۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں مایوس لوٹ جاتے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ادھورا کام گامن کی بیوی سر انجام دے، مگر تاجا نے پلو نہیں پکڑایا۔ پھر اس نے بغیر تقاضے کے ماموں اور میر صاحب کی رقم لوٹا دی اور ہاتھ باندھ کر جان کی امان مانگی۔ شیدو کا اندازہ درست ثابت ہوا اور گامن کے پاگل پن کا تذکرہ ہوتا رہا، مگر چندو ماہی کے کردار پر مٹی ڈال دی گئی۔ چندو ماہی کون تھی، کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی، یہ قصہ پارینہ بن گیا۔ 4-6 ماہ کے بعد گامن کا دماغ ٹھیک ہو گیا، مگر اس نے بے پناہ سنجیدگی اور کم گوئی کا چوغا پہن لیا اور پھر سے مچھلیاں پکڑنے لگا۔ کوئی سال بھر بعد چندو ماہی کا قصہ بھی پارینہ ہوا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس دوران دریا پار دونوں جانی دشمنوں کی مظفر گڑھ کی کچہری میں حادثاتی طور پر مدبھیڑ ہو گئی۔ دونوں طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ شولوں کو پیاس نے یرغمال بنا لیا اور بندوقوں کے دہانے موت اگلنے لگے۔ سردار اب نواز اور ماموں موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ میر کریم بخش، اس کا منجلا بیٹا اور ایک نوکر بھی کھیت رہے۔
दो तरफा फायरिंग से 5 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जबकि 6 मुतल्लिका और 3 गैर मुतल्लिका बंदे अस्पताल पहुंच गए। यूं किस्मत ने गामन को एक ही दिन में सभी दुश्मनों से निजात दिला दी। उसने फिर शीदू का दामन जा पकड़ा। ओए शिद्या, बोल, क्या मैं कबीर वाला से अपनी चंदू माही को ले आऊं? यार अब तो वह हाथों और घुटनों के बल चलती होगी। पागल हो गया तू? लोग पूछेंगे कैसे तो तूने अपने हाथों से कब्र में उतार दिया था, फिर ये कहां से निकल आई? तो की जवाब देगा? मैं कह दूंगा कि ये वो नहीं है, कोई और है। वाह गामन वाह, तू तो ऐसे कह देगा जैसे तूने धी नहीं को बकरी खरीद कर गले पे बांध लियो। ओ ना यार, छट दे, ये जुल्म ना कर। वो जहाँ है ना, उसे वहीं रहना दे। उसने बाजार तो शीदे की बात मान ली, मगर दिल ही दिल में मुस्तरिब रहने लगा। सरदारा उसकी बेटी थी, मगर वो उसके लिए कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था जितना चंदू माही के लिए होने लगा। साल भर बाद उस पर फिर चंदू माही की मोहब्बत का तूफानी दौरा पड़ गया। ताजा और शीदे के समझाने के बावजूद दिल के हाथों मजबूर होकर कबीर वाला पहुंच गया। वापस आया तो चंदू उसके कंधे से चिपकी हुई थी। उसका ख्याल था कि एक साल का अरसा बहुत होता है, लोग साल पुरानी बातें भूल जाते हैं। मगर जो ही लोगों ने चंदू को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसके लिए उन्होंने नन्ही सी कब्र अपने हाथों से खोदी थी, आंखों के सामने दफन होते देखा था, वो अचानक जिंदा हो गई थी। वो फौरन तड़का के गामन ने उन्हें धोखा दिया था। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। किसी ने गामन और ताजा को लान तान की, किसी ने दबे दबे लफ्जों में झूठ पर शर्मसार किया, तो किसी ने पीठ पीछे खूब बातें बनाई। इस सारी लेदे का नतीजा यह निकला कि वसीब ने यह कहकर चंदू माही को फिर कबूल कर लिया कि गामन पागल हो गया था और उसने पागलपन में कपड़ों की खाली गठरी को दफन कर दिया। ताजा ने लोगों को यह झूठ बोलकर मुतमईन करने की कोशिश की कि चंदू माही को बुखार हो गया था, गामन उसे शहर ले गया था। वापस आया तो उसके हाथों में वही गठरी थी जो उसने सबको दिखाई थी और कहा था कि ये चंदू की मैयत है। उसे मैं और शीदा गुस्ल दे चुके हैं, अब सिर्फ दफन करना बाकी है। ताजा ने कहकर अपना दामन छुड़ा लिया कि गामन ने उसे भी चंदू का आखिरी दीदार नहीं कराया था। तभी उसने पागल गामन की बात पर यकीन कर लिया था। गामन के खानदान में आसपास में बच्चों और बिलखुसूस बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने का रिवाज नहीं था। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। यही वजह थी कि उसने अपनी बड़ी बेटी सरदारा को नाजरा कुरान पढ़ लेने के बाद मदरसे से उठा लिया था और उसे स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया था। चंदू को भी वो पढ़ाने का इरादा नहीं रखता था। मगर जब वो 5 बरस की हुई, एक रात 12 के दरमियान उसकी झोंपड़ी में बड़े घर का एक चांद तुलू हो गया। उसने लालटेन की रोशनी में एक जर्क बर्क लिबास और तलाई जेवरात में जगमगाती अमीरजादी को देखा तो रंग फक हो गया। बौखलाहट में उसके मुंह से निकला, मौला साईं, खैर करा। ताजा घर में नहीं थी। वो सरदारा को लेकर 1 मील दूर वाक़े शीदे के घर गई हुई थी। शीदे की बड़ी बेटी की शादी हो रही थी। शादी का झंझट अकेली औरत के बस की बात नहीं थी, इसलिए शीदे की बीवी को ताजा की मदद की जरूरत थी। घर में गामन और चंदू थे। जब सरदार अबनवास की बहन सकीना खानम ने झोपड़ी में अपना कदम रखा, गामन उसे नहीं पहचानता था, मगर उसकी ज़ाहिरी आन बान देखकर मरूब हो गया। फिर जब उसने उसे ना सिर्फ ये बताया कि वह मरहूम सरदार अबनवास की बहन और सरदार अहमद नवाज की फुप्पी है, बल्कि चंदू माही की माँ है, तो गामन की रही सही जान भी निकल गई। वो उसके पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, बीबी साई, गजब ना कर और पिछले पैर लौट जा। किसी ने देख लिया ना तो मेरी गर्दन काट देगा। नहीं गामन, मैं सबसे नजर बचा कर आई हूँ। मुझे यहाँ लाने वाला मेरे भरोसे का मुलाजिम है। तू फिक्र ना कर। मैं जिस तरह रात की चादर ओढ़ के आई हूँ ना, ऐसी राजदारी से लौट जाऊंगी। बस मुझे मेरी बेटी को देखने दे। वो उसे रोकने पर कादिर नहीं था और ना ही उसके बस में था कि वो अमीरजादी से पूछता कि तू इसकी माँ है तो बोल इसका बाप कौन है। बिन ब्याही माँ से ऐसी बातें पूछने दिल गुर्दे का काम होता है, और वो इतना मुंहफट नहीं था। सर झुकाए बैठा रहा। सकीना खानम ने घुटने छाती से लगाकर सोई हुई चंदू माही को मैले चीकट बिस्तर से खींच लिया और छाती से लगाकर पूरी कुव्वत से भींच लिया। चंदू जाग गई और बिलखने लगी। सकीना को उसके रोने चीखने की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी ज़ारो कतार रो रही थी। दीवानावार अपनी बेटी का मुंह माथा चूमकर अपना सोखता कलेजा ठंडा कर रही थी। काफी देर गुजर गई। गामन ने खासकर उसे हिजानी कैफियत से निकाला तो वो संभल गई और चंदू को गोद में लेकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, गामन, तू महीने में कितना कमा लेता है? बीबी साईं, मुझे अल्लाह पाक 2 वेले की रोटी दे देता है, यही बहुत है। तूने मेरी धी रानी को दरिया से निकालकर नई जिंदगी दी है। मैंने इसी आस पर इस नसीबो जली का गला नहीं दबाया था,
और इसे चौकी पर लिटा कर दरिया के हवाले कर दिया था कि कोई अल्लाह का बंदा इसे निकाल कर बेटी बना लेगा, ये बच जाएगी। अल्लाह ने मेरी सुन ली और इस बदनसीब को नई जिंदगी मिल गई। तूने मुझ गुनहगार पर बहुत बड़ा एहसान किया गामन, मैं तेरा देन नहीं दे सकती। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बीबी। किसी ने तुझे यहाँ आते जाते देख लिया ना, तो ये बात रास नहीं रहेगी, मेरी चंदू मारी जाएगी। मैंने पहले से बड़ी मुश्किल से बचाया है। गामन, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अजर देने वाली जात तो सोने रब दी है, वो देख रहा है, वो तुझे अजर देगा, बहुत बड़ा अजर। पर तू मुझ पर एक एहसान और कर, इस कर्मो मारी को स्कूल में दाखिल करा दे। इसकी पढ़ाई पर जितना भी खर्चा आएगा ना, मैं चोरी छुपे तुझे पहुंचाती रहूंगी। गामा ने चंद लम्हे सोचा, फिर इनकार कर दिया, क्योंकि ये काम उसकी इस्तिताअत से भारी था। देख गामन, तू मेरा भरा है, पर मेरे सगे भरा जैसा नहीं। वो बड़े जालिम है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपनी झोली फैलाकर तुम्हारे पास आई हूँ, तो वो मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। उन्हें चंदू और मेरे ताल्लुक का पता चल गया, तो वो ना इसे जिंदा छोड़ेंगे और ना तुझे। वो डर कर बोला, तो फिर तो तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था बीबी साइन। तूने मुझ पर जुल्म क्यों किया? क्या एहसान का यही बदला देने के लिए आई है? ओ ना ना, रब्दा वास्ता, ऐसे ना बोल। मैं तो अपने जी के हाथों मजबूर होके आई हूँ। तू नहीं जानता कि मुझे अपनी रानी की झलक देखने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़े। पर छोड़ इन बातों को। मैं जिस नाम काम के वास्ते आई हूँ, उसके बारे में सोच। मेरी धी मेरी नजरों के सामने रहे, ना रहे, पर जिंदा रहे, मैं यही चाहती हूँ। आइंदा शायद इसे मिलने और देखने की मोहलत मुझे ना मिल सके, मगर मुझे ये यकीन तो हो कि ये सुखी है। सुखी तभी होगी जब पढ़ लिख कर कोई नौकरी करने लगेगी, किसी स्कूल में उस्तानी या अस्पताल में नर्स लग जाए, अपना पेट पालती रहे। अगर ऐसा ना हुआ, तो मैं तमाम उम्र इसके लिए तड़पती रहूंगी और दिल ही दिल में दुखती रहूंगी कि मैं महलों में ऐश करती हूँ, जबकि मेरी धी गुर्बत की चक्की पीसती है। तो तेनू रब्दा वास्ता गामन, मेरी गल मान ले, मेरी चादर दा मान रख ले। उसने अपनी चादर फैलाकर कशकोल कर दी। गामन ने भाप लिया कि सकीना खानम क्यों उसकी दहलीज पर आई थी। वो नीम माइल हो गया। चंदू को स्कूल में डालने से डरता था। ताजा सबसे पहले मज़ाहिम होती और कहती कि चंदू को स्कूल में दाखिल करवाने चले हो, तो सरदारा की तरफ भी एक नज़र देख लो, वो भी तुम्हारी धी है। बैक वक्त दोनों की पढ़ाई का खर्चा वो नहीं उठा सकता था। इसी तजब्जुब का शिकार था, मगर सकीना खानम की ममता उससे ये बात मनवाने के लिए आई थी। उसने अपनी फैली हुई चादर समेटी, बारीक दुपट्टा गले से निकाल कर गामन के पैरों में रख दिया और दोनों हाथ जोड़ दिए। ये वार खता जाने वाला नहीं था। वो सुन रहे क्या? दुपट्टा उठाया, चूम कर आंखों से लगाया और चंदू माही पर डाल दिया। बिसाई, ये खरच पट्टे वाला मामला रहने दे। मैं अगर इसे पाल सकता हूँ, तो 2 किताबें खरीद कर भी दे सकता हूँ। अब तू चली जा और अपने होठों को सी ले। तेरे मुंह से सिसकी भी निकली ना, तो मेरी चंदू की गर्दन उड़ा दी जाएगी। सकीना ने अपनी से कोशिश की कि वो कुछ रकम रख ले, मगर गामन की गैरत ने गवारा ना किया। ख्वाहिश के बावजूद डर के मारे उसे बाहर तक छोड़ने ना आया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खानम के नौकर का सामना करता। वो चली गई तो उसने बेख्तियार चंदू को उठाकर चूम लिया और गुलूगीर लहजे में नीम ख्वाबदीदा चंदू से दिल की बातें करने लगा। उसकी बातें अभी खत्म भी ना हुई थी कि उसकी छाती पर औंधे मुंह लेटी चंदू नन्हे नन्हे खराटे लेने लगी। उसने चल, छलनी ना हो तो कहकर उसे अपने पहलू में लिटा लिया। डाल्टन की पीली रोशनी की तरह गरीब की जिंदगी का हर रुख पीला होता है, जर्द और सोचे भी। वो चंदू और चंदू की माँ सकीना खानम के चेहरों को चश्मे तसव्वुर पर बारी बारी सजाकर परख रहा था। दोनों की सूरतों में मुमासलत तलाश कर रहा था। नाकाम होकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि कोई भी चंदू और उसकी माँ को देखकर दोनों को माँ बेटी करार नहीं दे सकता था। दोनों खूबसूरत थी, मगर दोनों की शक्लें मुख्तलिफ थी। माँ के नक्कुश तीखे थे, बेटी के नक्कुश पोपले थे। उसने मुतमईन होकर आंखें मूंद ली। अगले दिन जब वो चंदू को स्कूल दाखिल कराने के लिए नहला धुलाकर तैयार कर रहा था, ताजा शिकवा आमेज नजरों से उसे देखती रही, मगर मुंह से कुछ ना बोली। दामन 10 बजे के करीब स्कूल की चार दीवारी से झांक कर देख रहा था। बड़ी टहली के नीचे अपनी हम उम्र लड़कियों के बीच उसकी चंदू माही टाट पर बैठी हुई थी और कायदे पर आगे पीछे झूल रही थी। अलिफ अनार, बे बकरी, ते तख्ती। उसकी बारीक सी आवाज अनगिनत आवाजों में छुपी हुई थी, सुनाई नहीं देती थी, मगर गामन का दिल सुन रहा था। अलिफ अनार, बे बकरी की सीढ़ी चढ़ने वाला एक दिन आसमान को छूने की ताकत हासिल कर लेता है। वो भी इल्म के जीने पर पाँव पाँव चलती हुई
मंजिल ब मंजिल बढ़ती जा रही थी। स्कूल घर से कोई 1.5 मील दूर वाक़ था। गामन मछलियों का थैला, जिसमें कभी एक मछली होती, कभी 2-3, उठाए घर से निकलता तो उसकी उंगली थामे चंदू भी कपड़े का झोला उठाए घर से निकल खड़ी होती। कुछ दूर तक अटखेलियां करती हुई चलती, फिर रुक कर बैठ जाती। गामन उसके शरारत आमिज मकर को जी जान से कबूल करता और झूठी मूठी डांट कर कंधे पर बिठा लेता। उसे स्कूल के गेट पर उतार कर शहर चला जाता। मछलियां बेचकर वापस आता और स्कूल के बाहर बैठकर या चल फिर कर वक्त पास करता। अगर जल्दी लौट आता तो घर चला जाता। उसे स्कूल से उठाकर घर छोड़ता और नम मिट्टी से खोदकर निकाले हुए मलाप और कुंडियां उठाकर दरिया का रुख करता। दरिया चढ़ा होता तो मौज बन जाती, वरना ढूंढ के बतन से मछलियां ढूंढ निकालता रहता। कभी को अच्छी मछली हाथ लग जाती, कभी एक से ज्यादा, और कभी हाथ झाड़ता घर लौटता। चंदू को पहले पहल उस्तानी की तो उन बातों की समझ नहीं आती थी, मगर जब वो चौथी में पहुंची तब उसे उस्तानी के मुंह से निकलने वाली गाली हरामजादी गोली की तरह लगी। उसे ये नहीं पता था कि हरामजादी कौन होती है, मगर उसे यह एहसास हो गया था कि ये कोई अच्छा लक़ब नहीं था, क्योंकि उस्तानी के साथ साथ क्लास की लड़कियों ने भी दबी दबी हंसी के साथ उसे हरामजादी कहना शुरू कर दिया था। वो 5वीं में थी जब उसने अपनी खमजोली से पूछा, ये हरामजादी कौन होती है? उसने अपनी बड़ी बहन से पूछकर अगले दिन बताया, जिसके माँ बाप ना हो वो हरामजादी होती है। सोच में पड़ गई, ये क्या बात हुई? भला दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसके माँ बाप ना हो? वैसे भी मेरी अम्मा तो है और बाबा भी, फिर मैं तो हरामजादी नहीं हूँ। और उस्तानी और तुम लोग मुझे हरामजादी क्यों कहते हो? उसकी सहेली हसास दिमाग थी, दिल रखने को बात बना गई। तुमको हरामजादी थोड़ी हो, वो तो हम यूं ही गुस्से में कहते हैं। उस्तानी जी हमें कुत्ती और गधी कहती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुत्तियां और गधियां हैं। उसने समझने के से अंदाज में सर हिला दिया, मगर दिल मुतमईन न हुआ। उस्तानी हर एक को कुत्ती और गधी का लक़ब देती थी, हरामजादी का लक़ब सिर्फ उसके लिए मखसूस क्यों था? हम जमात लड़कियां गुस्से में उसे देखकर मुंह बनाया करती थी, मगर आम हालात में उसका चेहरा छूती, हाथ और पैर देखती और उसकी सेहत और खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफें करती। ये तारीफें अच्छी लगती थी। वो बेट के स्कूल की सबसे खूबसूरत बच्ची थी। उसके मैले कपड़े, फटी एड़ियाँ और उलझे बाल उसके हुस्न को छुपाने में नाकाम रहते थे। सकीना खानम की जिंदगी हवेली की बुलंदो बाला चार दीवारी में चकरा रही थी और बालों में मुतवारिर चांदी उतर रही थी। उसकी खूबसूरत जवानी तस्लीम किए जाने के बगैर ही बूढ़ी हो रही थी। उसके पास सोचने के लिए दो ही मौजूद थे, एक चंदू माही, जिसे देखना उसके बस से बाहर था, दूसरा चंदू माही का बाप, जिसे 2 साल पहले खानदानी दुश्मनी रिवायती अंदाज में चाट गई थी। वो उससे बहुत प्यार करता था। दोनों चोरी छुपे मिल लिया करते थे, ये जानते हुए भी कि दोनों की शादी नहीं हो सकती। वो मन की प्यास बुझाने के साथ साथ तन की भड़कती हुई आग पर लोगों की नजरें बचाकर पानी के चंद छींटे डाल लिया करते थे। उसे मीर करीम बख्श के बेटे ने रोहेला वाली के एक छप्पर होटल पर गोलियों से छलनी कर दिया था, क्योंकि उसके भाई की 7mm गन की नाल से निकलने वाली गोली ने उसके बाबा को कचहरी के अहाते में चाट लिया था। उसकी मौत के बाद सकीना की जिंदगी की आखिरी चाशनी भी बुझ गई, क्योंकि वो उसके सिवा किसी से मिलने का मौका नहीं पा सकती थी। वो करीबी रिश्तेदार था, भाभी का भाई था। बेवा होने के बाद भाभी उसे कुछ ज्यादा ही मोहलत दे दिया करती थी, तभी वो दस्तक दिए बगैर उसके कमरे तक पहुंच जाया करता था। भाभी के अलावा उसकी माँ और भाइयों को सकीना खानम की मोहब्बत का इल्म था, मगर उन्होंने हमेशा सिर्फ नज़र बरता। हवेली की इज्जत पर हाथ डालने वाला हवेली का ही फर्द था। उस पर हाथ उठाते तो जमाने भर की उंगलियां उन पर उठने लगती और बैद न होता कि सकीना खानम को कहीं बहाना पड़ जाता जो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता। कई मुरब्बा राशि हाथ से निकल जाती। यूं सकीना खानम का काम चलता रहा, मगर सिवाय उसकी बूढ़ी माँ और भाभी के किसी को चंदुमाही की हैसियत का इल्म न हुआ। गैरतमंद भाई सकीना की जज्बाती लफ्जिशों को पसे पुश डाल सकते थे, मगर उसकी लफ्जिशों के हया पाश सबूत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तभी सकीना ने सीने पर पत्थर की भारी भरकम सिल रख दी और सोते में भी चंदू का नाम लबों पे नहीं आने दिया। उसकी एक मोहतमिद नौकरानी बेट खैरपुर से ब्याह कर यहाँ आई थी। वो अपने मैके जाती, लौटती तो सकीना खानम बातों बातों में गामन और चंदूमाई की खैरियत दरियाफ्त कर लेती। ये जानकर मुतमईन हो जाती कि गामन उसके जिगर के टुकड़े को बाकायदगी से स्कूल भेजता था। उसे तब भी पता चल गया जब गामन ने चंदू को शुजाबाद के एक स्कूल में दाखिल करा दिया। उसने अपने उसी राजदार नौकर को, जिसके साथ वो एक मरतबा दरिया पार करके गामन की झोपड़ी में गई थी, के हाथ 5,000 रुपये भिजवाए, समझाए कि किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहाँ से कुछ देर बाद गामन ने गुजरना होगा।
जब तक वो उस रकम को उठा न ले तब तक नौकर कहीं छुपकर निगरानी करता रहे ताकि रकम गामन के अलावा किसी और शख्स के हाथ न लग जाए। गामन को 5,000 रुपए ढूंढ की तरफ जाते हुए रास्ते में मिले। उसने इर्द गिर्द देखा। इतनी बड़ी रकम का कोई दावेदार नजर नहीं आया तो उसने अपने फटे पुराने लिबास में छुपा ली। आजकल वो मुतफक्किर रहता था। चंदू माही को शुजाबाद दाखिल करवाने की वजह से उसके काम में हर्ज हो रहा था। उसे दिन का बेशतर वक्त चंदू के स्कूल के बाहर छांव में बैठकर जाया करना पड़ता था। इस रकम ने उसका मसला हल कर दिया। उसने एक गधा और रेहड़ी खरीदी। अलग सुबह चंदू को उस पर बिठाया और शहर पहुंचा। चंदू को स्कूल पहुंचाकर सड़क पर माल बर्दारी का काम तलाश करने लगा। कारोबार चलते चलते चलता है। मजदूरी घर से निकलते ही मिल जाती है। उसकी मजदूरी चल निकली। स्कूल की छुट्टी तक वो माल बर्दारी में रुझा रहता। छुट्टी के वक्त पर स्कूल के गेट पर पहुंच जाता। चंदू माही को अपनी नवी निकोर गाड़ी पर बिठाता और घर रवाना हो जाता। उसने रेहड़ी के निचले हिस्से में बम्मों के बीच दो तयशुदा बोरियां रखी हुई थी जिन पर वो अपनी प्यारी को बिठाया करता था ताकि सड़क पर लगने वाले झटकों की वजह से रेहड़ी के मोटे चौबी तख्ते उसे ना चुभें। लगे बंधे मामूल के मुताबिक दोपहर को ढूंढ की तरफ निकल जाता। जो माल हाथ लगता अगली सुबह उसे शहर में बेचने की गर्ज से रेहड़ी पर लाद लेता। दोहरी मजदूरी के सबब घर में कुछ खुशहाली आ गई। ताजा ने कभी भूल कर भी उसे ताना नहीं दिया था कि वो अपनी बेटियों के बीच इंसाफ नहीं करता। वो भी कोशिश करता था कि सिवाय पढ़ाई के दोनों बेटियों में उसका रवैया मुख्तलिफ ना हो। वो जो भी चीज़ खरीदता दोनों के लिए खरीदता। सरदारा के बाद ताजा के वतन से दो मुर्दा बेटों और एक जिंदा बेटी ने जन्म लिया जो 1.5 माह जिंदा रहने के बाद दागे मफारकत दे गई। ताजा बेटे के लिए झोली फैला रखती थी मगर कुदरत को शायद अभी यह मंजूर ना था। शहर के बड़े स्कूल पहुंचकर चंदू का एतमाद बहाल हो गया। उसकी जात से चिपका हुआ हरामजादी का लफ्ज यहाँ तक नहीं पहुंचा था क्योंकि बेट खैरपुर से उस स्कूल तक पहुंचने वाली वो अकेली ही लड़की थी। अपनी बेपना जहानत और पुरएतमाद तकरीर की इजाफी खूबी से लैस थी तभी उसे टीचर्स बेपना प्यार करती थी। जब वो 8वीं में थी तब एक सुबह उसे हेडमिस्ट्रेस ने अपने कमरे में तलब किया। क्योंकि वो बेपना कुदरती सलाहियतों की मालिक थी, बहुत ज़हीन और काबिल स्टूडेंट थी, इसलिए हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर में तलब किए जाना मामूल की बात थी। बेहद फरबा हेडमिस्ट्रेस मिसेस रेहाना के कमरे में उसकी मुलाकात दुबली पतली और मुशफ़िक़ सकीना खानम से हुई। चूँकि पहली मुलाकात उसके लाशऊर तक से महव हो चुकी थी इसलिए सकीना खानम को पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे खानम ने बेपनाह प्यार किया, पास बिठाया और जी भर के बातें की। उसे तब पता चला कि वो एक मुतवम्मिल घराने की हमदर्द दिल रखने वाली खातून थी और स्कूल की 2-4 बच्चों को स्कॉलर देने का इरादा लेकर आई थी। मिसेस रेहाना ने जिन 3 बच्चों के नाम दिए थे उनमें चंदू का नाम भी शामिल था। खानम ने शाहाना अंदाज में मिसेस रेहाना से कहा, मैं इस बच्ची को देखकर बड़ी खुश हुई हूँ। लगता है इसका ताल्लुक किसी नहायत गरीब फैमिली से है। बाकी दोनों बच्चियों के लिए मैं माहाना इतनी ही रकम भेजा करूंगी जितनी मैंने आपको बताई थी, मगर इस बच्ची के लिए मैं ज़्यादा वजीफा भेजा करूंगी ताकि ये आसानी से अपनी तालीम का हसूल जारी रखे। चंदू को वो खातून बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी पर्सनालिटी आंखों में सबत हो रही थी। उसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस रेहाना ने खानम को गले लगाते हुए ताकीद की। वो सखने दर में स्कूल का चक्कर लगाती रहे और तीनों बच्चियों से मिलती रहे। सकीना खानम की दिली आरजू यही थी, इसलिए उसने फौरन हामी भर ली। ये तो वही जानती थी कि उसने कितनी मुश्किल से अपने बड़े भाई को इस कार्य खैर के लिए रजामंद किया था। उसके दिल में इंसान दोस्त दिल नहीं धड़कता था, मगर वो अपनी बहन को मसरूफ करने के लिए मान गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन ने सिर्फ अपनी बेटी को देखने का सिलसिला छेड़ने के लिए ये नाटक किया है। चंदू बड़ी बेताबी से छुट्टी का इंतजार करने लगी ताकि वो जल्द अज जल्द इस अहम खबर को गामन के गोश गुजार करे। वो गामन से बहुत प्यार करती थी। उसे कभी भी गामन के वजूद से फूटती हुई मछलियों की बिसान बुरी नहीं लगी थी। वो बेपना सफाई पसंद थी, मगर उसे गामन का मैला कुचैला वजूद कभी नागवार नहीं लगा था, बल्कि वो उसके पसीने से शराबोर बड़ी शेव वाले गाल चूमा करती थी। ताजा अपने साईं को खुश रखने के लिए चंदू से घर के कामकाज में माफनत नहीं लिया करती थी। सभी काम सरदारा और वो दोनों मिलकर सर अंजाम देती थी। इसके बावजूद वो चंदू से शाकी नहीं थी और उसे जी भर के प्यार करती थी। यही वजह थी कि चंदू को कभी एहसास ना हुआ कि वो उसके सगे माँ बाप नहीं है। उसने रेडी पर बैठकर जब अपने बाप को उस खुशरा और मुशफ़िक़ अमीरजादी के मुतालिक बताया तो उसका माथा ठनका। वो जल्दी से पूछने लगा, तुम्हें उसका नाम पता है? वो फखर से बोली, हाँ तो उसका नाम सकीना खानम है, पार के सरदार अबनवाज की बहन है, बड़ी अमीर है बाबा। वो सोच में पड़ गया। दिल में वहम सर उठाने लगा कि कहीं सकीना खानम उससे उसकी
चंदू माही छीन ही ना ले। हालात बदलते देर नहीं लगती। भले वो उसे बेटी बनाकर अपने यहाँ ना ले जा सके, नौकरानी या लेपालक बनाकर तो हवेली में ले जा सकती थी। उसने चंदू को मना करना चाहा कि वो सकीना से आइंदा ना मिले और ना ही वजीफे के नाम पर दी जाने वाली रकम को कबूल करे, मगर कह ना सका क्योंकि उसने अपनी आदत के मुताबिक पैर दर पे सवाल करके उसे जिच कर देना था। वो अक्सर बातों में उससे हार जाया करता था और सख्ती करके अपनी बात मनवाना उसके बस से बाहर था। वजीफे की रकम उसकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ रकम अपने पुराने से ट्रंक में रख लेती, जबकि बाकी रकम बाबा के हवाले कर देती। वो रकम इतनी हुआ करती थी कि उस पर गामन का पूरा घर बाआसानी महीना भर चलता था। माहवार मिलने वाली उस रकम ने चंदू की आन बान को दोबाला कर दिया, और वो चंदू माही जिसके हुस्न का चर्चा पहले ही बेट खैरपुर में जुबान ज़द आम था, पैसों की निस्बतन फरावानी के सबब आने वाली नज़ाकत और नफासत से चार चांद लग गए। वो हर घर में मौजूद सुखन बनने लगी। ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती, बल्कि जंगल की आग की तरह फैलती हैं। दामन और ताजा ने तो जिंदगी भर उसे छुपाने की कोशिश तक ही नहीं की थी।